नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एग्ज़ाम में। दोस्तों 23 जनवरी को यूपी-टीईटी की परीक्षा होनी है। उसी के लिए ईवीएस की टॉप 30 क्वेश्चंस लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। दोस्तों, आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसी के साथ शुरू करते हैं अपनी श्रृंखला। पहला प्रश्न है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है कि कौन सी गैस जो ग्रीन हाउस गैस से संबंधित नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है नाइट्रस ऑक्साइड। तो एक बात बता दें हम कि जो नाइट्रोजन होती है ये ग्रीन हाउस पर कोई प्रभाव नहीं डालती है, लेकिन जो इसके ऑक्साइड होते हैं यानी नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे हो गए, इसके जो ऑक्साइड नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड होते हैं ये प्रभाव डालते हैं। यानी मीथेन ये भी ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है, CO2 ये भी ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है और नाइट्रस ऑक्साइड ये भी ग्रीन हाउस को प्रभावित करती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? पूछ रहा है कि नहीं करती है, तो नाइट्रोजन सही ऑप्शन होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं, कौन सी गैस जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है तथा भूमंडलीय तापन ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करती है? तो पूछ रहा है कि एक ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी गैस है जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है। तो हमें यही देखना है कि कौन सी गैस है जो धान के खेतों से उत्सर्जित होती है और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि करती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है CO2, तीसरा ऑप्शन है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, चौथा ऑप्शन है मीथेन। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? मीथेन। मीथेन हमारे धान के खेतों से निकलती है और ग्लोबल वार्मिंग में बहुत अधिक वृद्धि करती है। चलते हैं अगले प्रश्न पर, राइबोसोम प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री है, यह निम्न में से कहाँ पाई जाती है? देखिए, पहली बात तो ये जान के रखिए कि राइबोसोम प्रोटीन का निर्माण करती है और पूछ रहा है ये कहाँ पाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है हरित लवक में, केंद्रक में, केंद्रक द्रव्य में या उपरोक्त सभी में। तो राइबोसोम हमारे केंद्रक में भी पाया जाता है, हरित लवक में भी पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है और केंद्रक द्रव्य में भी पाया जाता है। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? उपरोक्त सभी, यानी राइबोसोम तीनों जगह पाया जाता है, हरित लवक, केंद्रक और केंद्रक द्रव्य में। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं, एड्रेनालिन हार्मोन शरीर के किस भाग से स्रावित होता है? पहला ऑप्शन है अग्नाशय, दूसरा ऑप्शन है पित्ताशय, तीसरा ऑप्शन है एड्रिनल ग्रंथि, चौथा ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि। तो ऑप्शन से हमारा जो क्वेश्चन है उसी से पता चल रहा है एड्रिनल हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है? एड्रिनल ग्रंथि से। इसी हार्मोन को एक और नाम से जानते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। इसे ही जानते हैं फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन एड्रेनालिन हार्मोन को कहते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं, चंबल नदी किस नदी की सहायक नदी है? पूछ रहा है चंबल नदी जो है वह किस नदी की सहायक नदी है? गंगा, यमुना, गोदावरी या सोन? तो हमें बताना है कि जो चंबल नदी है वह किसकी सहायक नदी है। तो ये हमें बताना है कि जो चंबल नदी है वह किसकी सहायक नदी है, गंगा की है, सोन की है या यमुना की है, गोदावरी की है। तो देख लेते हैं, जो चंबल नदी है या यमुना की सहायक नदी है, देख लेते हैं। अच्छा, एक बात हम आपको और बता दें कि ये जो चंबल नदी है ये हमारे विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकल कर जाती है और यमुना नदी इधर से निकल के आती है और इसमें यहाँ पर इटावा के पास
इटावा के पास गंगा में मिल जाती है। अच्छा, ये चंबल है और चंबल इधर से एक नदी निकल के जाती है और इधर चंबल में मिल जाती है। ये जो नदी है इसको हम क्षिप्रा नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? क्षिप्रा नदी के नाम से। इसी क्षिप्रा नदी के किनारे एक शहर स्थित है जिसका नाम है उज्जैन, और यहीं पर कुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। और जो ऑप्शन है उनको देख लेते हैं। अच्छा, यमुना नदी जो है ये बंदरपूछ से निकलती है उत्तराखंड, और यूपी से होते हुए इलाहाबाद यानी प्रयागराज में गंगा में मिल जाती है। ये और गंगा नदी ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और यूपी में बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से बाहर होकर के बिहार होते हुए बंगाल की खाड़ी चली जाती है। गोदावरी का अगर देखें, तो गोदावरी नदी है महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। अगर हम सोन नदी को देखें तो ये अमरकंटक से निकलती है। अमरकंटक से निकल करके गंगा नदी में पटना के पास मिल जाती है। तो यह सोन नदी किसकी सहायक हुई? गंगा की। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। गर्जता चालीसा का संबंध किससे है? पूछ रहा है गर्जता चालीसा का संबंध किससे है? व्यापारिक पवनों से, पछुआ पवनों से, ध्रुवीय पवनों से या मानसूनी पवनों से? तो हम आपको बता दें कि जो गर्जता चालीसा है इसका संबंध है पछुआ पवनों से। आइए आपको हम कुछ समझाते हैं थोड़ा इसके बारे में। देख लेते हैं हम यहीं पर। ये हमारा एक ग्लोब है और ये हमारी एक रेखा है जिसे हम कहते हैं 0 डिग्री रेखा। कौन सी है? 0 डिग्री। अच्छा, ये हमारी एक रेखा है, बना रहे हैं, ये 30 डिग्री, ये 40 डिग्री, 50 डिग्री। समझ लेना दोस्तों, थोड़ा लिखते नहीं बना सही से। और ये है 60 डिग्री, नीचे वाली ये 60 डिग्री है। जो ये पवन यहाँ पर चलती हैं, यहाँ पर ये जो पवन चलती हैं इन्हें कहते हैं गर्जता चालीसा। गर्जता चालीसा। और ये जो पवन हमारी यहाँ पर चलती हैं, ये वाली पवनें जो चलती हैं इनको कहते हैं प्रचंड पचासा। और ये वाली जो पवनें चलती हैं, यहाँ पर जो पवनें चलती हैं, यहाँ पर जो पवनें चलती हैं इनको कहते हैं चीखती साठा। अच्छा, ये हमारा नॉर्थ होता है ग्लोब में और ये हमारा साउथ होता है। तो हम एक बात हमेशा याद रखना कि जो हमारे ग्लोब पर सबसे ज़्यादा, यानी कि जो हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पानी की मात्रा है वो साउथ में ही ज़्यादा है, दक्षिण भाग में। और जब ये पवनें चलती हैं तो इनके चलने की आवाज़ पानी की वजह से बहुत ज़्यादा होती है और उसी आवाज़ के आधार पर इनका नाम रख दिया जाता है कि जो 30 से 40 के बीच डिग्री में जो पवनें चलती हैं उनका नाम है गर्जता चालीसा, और 40 से 50 के बीच जो चलती हैं वो प्रचंड पचासा है, और 50 से 60 के बीच जो पवनें चलती हैं उनको चीखती साठा कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? मरकत द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है, ये पूछ रहा है हमसे। देख लेते हैं। लक्षद्वीप, दमन व द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह या न्यूमोर द्वीप? तो मरकत द्वीप के नाम से जाना जाता है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह को। अच्छा, यहाँ पर कुछ द्वीप है जो हमें याद रखने होते हैं क्योंकि उनके कुछ नाम बदल दिए गए थे। जैसे कि देख लेते हैं, थोड़ा पेज शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारा एक द्वीप है यहाँ पर
राष्ट्रद्वीप, राष्ट्रद्वीप है। एक है हमारा द्वीप नील द्वीप, नील द्वीप। एक द्वीप है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। इनके नामों पर में परिवर्तन किया गया है। तो हम देख लेते हैं राष्ट्रद्वीप का क्या नाम रखा गया है, सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नाम रखा गया है शहीद द्वीप, शहीद द्वीप। दोस्तों ये पेपर में पूछता है कि इसका नाम बदल के क्या किया गया है। और जो हैवलॉक द्वीप है इसका नाम रखा गया है स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। मखरैल मृदा किसे कहते हैं, मखरैल मृदा पूछ रहा है, मखरैल मृदा किसे कहते हैं। काली मिट्टी को, लाल मिट्टी को, जलोढ़ मिट्टी को या लेटेराइट मिट्टी को। तो जो मखरैल मृदा है इसे लेटेराइट मिट्टी को कहते हैं। अच्छा, अब हम कुछ समझ लेते हैं। जो काली मिट्टी है, ये काली मिट्टी कपास उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है, कपास के लिए, और यह महाराष्ट्र साइड में ज़्यादा पाई जाती है। जो लाल मिट्टी है यह मोटे अनाजों के लिए प्रयुक्त होती है, मोटे अनाजों के लिए। ठीक है, और ये जो आपकी जलोढ़ मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी ये इसमें गेहूँ, चावल, जूट, गन्ना ये सब चीज़ें फसलें उपयुक्त मात्रा में पैदा होती हैं। और लेटेराइट मिट्टी जो है जिसे हम मखरैल मृदा भी कहते हैं, इसमें चाय और कहावा की फसल सबसे ज़्यादा होती है। चाय और कहावा, कहावा क्या होता है, ये जो कॉफ़ी हम लोग पीते हैं इसे ही कहावा कहते हैं, लेटेराइट मिट्टी में होता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। पूछ रहा है कि कौन सी नदी है जो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। तो हम पहले ये जान लें कि पहला डेल्टा मतलब वो नदी कौन है जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ये तो दूसरी नदी हो जाएगी। तो जो पहली नदी है वो तो हमारी ब्रह्मपुत्रा है, गंगा ब्रह्मपुत्रा का डेल्टा यानी सुंदरबन डेल्टा हमारा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा होता है। और ये पूछ रहा है कि दूसरी नदी कौन सी है, तो दूसरी नदी का हमारा सही जवाब क्या होगा, नील नदी। नील नदी हमारी विश्व का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। और यह कैसा डेल्टा बनाती है, तो पंचाकार डेल्टा बनाती है। अमेजन नदी, यह नदी, और एक बात और बता दें आपको, जो नील नदी है यह विश्व की सबसे लंबी भी नदी है। ठीक है, और अमेजन नदी यह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे लंबी नदी है, और यह अफ्रीका में ब्राज़ील क्षेत्र में सबसे ज़्यादा प्रवाहित होती है, यानी इसका सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है, तो ब्राज़ील क्षेत्र में है। चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित में कौन सी नदी ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नहीं है। पूछ रहा है ब्रह्मपुत्र की सहायक नहीं है, देख लेते हैं। देबांग नदी, लोहित नदी, दामोदर नदी और तीस्ता नदी। तो ब्रह्मपुत्रा जब भारत में प्रवेश करती है, अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करती है, और जब ये प्रवेश करती है तब इसका जो नाम होता है वो आता है दिहांग, दिहांग नाम से, या सॉरी यह दिहांग नाम से भारत में प्रवेश करती है। फिर इसमें एक नदी मिलती है, उसका नाम है देबांग, देबांग ब्रह्मपुत्रा में मिलती है। आगे चलते हैं तब लोहित नदी इसमें मिल जाती है, फिर इसमें तीस्ता नदी भी मिलती है। तो इसमें कौन सी नदी नहीं मिलती है, तो इसमें दामोदर नदी
नहीं मिलती है। दामोदर यानी ब्रह्मपुत्रा की सहायक नहीं है। अच्छा, आपको एक बात और बता दें, ये जो लोहित नदी है इस पर एक पुल बनाया गया है जिसका नाम है भूपेन हजारिका पुल, जो भारत का सबसे बड़ा नदी पुल है। और तीस्ता नदी जब ब्रह्मपुत्रा में मिलती है तब ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। क्या हो जाता है? जमुना। जमुना यानी ब्रह्मपुत्रा में तीस्ता के मिलने के बाद ब्रह्मपुत्रा का नाम जमुना हो जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। गंगा नदी कितने राज्यों से होकर बहती है? पूछ रहा है कितने राज्यों से होकर बहती है। तो एक बात हम लोग समझ लें, पहले छोटा सा हम यहाँ पर मैप बनाते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। ये मान लेते हैं हम, ये हमारा उत्तराखंड है और ये हमारा यूपी है। समझने की कोशिश करिएगा प्लीज़। ये हमारा बिहार है और ये हमारा ऐसे कुछ, सॉरी, समझने की कोशिश करिएगा। ऐसे यहाँ से हमारा ये झारखंड और ये हमारा पश्चिम बंगाल है। इधर तक फिर आगे बढ़ेंगे तो हमारा बांग्लादेश आ जाएगा। इधर से गंगा नदी हमारी निकलती है और इधर से ऐसे चलती है, ऐसे जाती है और कुछ जहाँ यहाँ पर जाने के बाद कुछ इस तरह से होकर के आगे जाती है। तो हम कह सकते हैं यह हमारे 4 राज्यों से जाती है। कैसे? यहाँ उत्तराखंड से निकलेगी, यूपी से निकलेगी, बिहार से निकलेगी और ये जो हमारा झारखंड पड़ता है, झारखंड के बाउंड्री यानी हल्का झारखंड से अंदर होते हुए ये पश्चिम बंगाल होते हुए और फिर बांग्लादेश निकल जाती है। तो कौन कौन से राज्य हुए? उत्तराखंड, यूपी और सॉरी झारखंड और वेस्ट बंगाल। तो 4 राज्यों से हमारी गंगा होकर बहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है दोस्तों, इसे बहुत याद रखिएगा, आराम से पढ़िएगा। गारो खासी जयंतियाँ पहाड़ियाँ किसका भाग हैं? क्या हिमालय पर्वत का भाग है, पश्चिमी घाट का भाग है, पूर्वी घाट का भाग है या विंध्याचल पर्वत श्रेणी का भाग है? तो हमें देखना है किसका भाग है। तो ऐसे कुछ हम थोड़ा मैप ड्रा करने की कोशिश करते हैं, कुछ इस तरह से, ऐसे समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों। ये हमारा यहाँ पर हमारे हिमालय पर्वत श्रृंखला है, ये आप सभी जानते हैं। ये हमारी हिमालय पर्वत श्रृंखला है और ये हमारा विंध्याचल पर्वत श्रेणी है। ये हमारा पूर्वी तट है, ये पूर्वी तट है। ये हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा पश्चिमी तट है। अब देखते हैं, हम आपको एक बात बता दें, ये जो यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, ये सही से ड्रा नहीं हुआ लेकिन समझने की कोशिश करें। ये हमारा मेघालय है। मेघालय में 3 पहाड़ियाँ स्थित हैं। कौन कौन? गारो, खासी और जयंती। ये 3 पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित हैं। अब ये एक बात याद रखिएगा, बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है क्योंकि यहाँ पर हमारा हिमालय है तो लोग, और ये हिमालय ऐसे कुछ इस तरह से ऐसे फैला हुआ है। यहाँ पर हमारा ये जो साइड है, ये जो साइड है, यहाँ पर हमारा पश्चिमी भारत भी, सॉरी पूर्वी भारत भी आता है और यहाँ पर म्यांमार भी आता है। तो मैं यहाँ पर ये जो हमारा हिमालय बनता है, ये वाला हिमालय, इसे अराकान योमा कहते हैं। और ये जो गारो खासी जयंती पहाड़ियाँ हैं, ये हमारे पूर्वी तट का भाग है, यानी ये वाला जो तट है इसका भाग, ये कौन? पूर्वी तट का भाग है गारो खासी जयंती। तो हमारा कौन सा सही ऑप्शन होगा? पूर्वी तट। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा और यदि आप लोगों को कोई डाउट हो या फिर ना समझ में आया हो तो प्लीज़ कमेंट कर दें, उस पर हम और क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगले वीडियो में हम और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में इसे ज़रूर शेयर करें, यानी कि उनका भी कुछ भला हो सके। अगले प्रश्न पर देखते हैं। निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल में शामिल नहीं है? पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े मंडल में शामिल नहीं है। कानपुर, लखनऊ, मेरठ या अलीगढ़? तो हम देख लेते हैं। कानपुर में देखते हैं तो हमारे 6 ज़िले आते हैं, लखनऊ में भी 6 ज़िले आते हैं,
मेरठ में भी 6 ज़िले आते हैं और लखनऊ जो अलीगढ़ मंडल है इसमें केवल 4 ज़िले आते हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ केवल 3 बड़े मंडल हैं। कौन कौन? कानपुर, लखनऊ और मेरठ, यही 3 बड़े मंडल हैं। बाकी सब इससे छोटे हो जाते हैं क्योंकि इन्हीं 3 मंडलों में 6-6 ज़िले आते हैं। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? अलीगढ़, इसमें 4 ज़िले आते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? दोस्तों हम आपको एक बात बता दें, जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी वही भारत की भी पहली महिला राज्यपाल थी, और जो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी वही भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। तो देख लेते हैं, इसका तो सही ऑप्शन, सही जवाब है सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू भारत और उत्तर प्रदेश दोनों की पहली महिला मुख्यमंत्री हुई थी। और सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री थी, साथ ही ये भारत की भी पहली महिला मुख्यमंत्री थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। यूपी का वह जिला जिसकी सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। बताना है उत्तर प्रदेश का वह जिला कौन सा है जिसकी सीमा 3 राज्यों को स्पर्श करती है। आगरा है, सहारनपुर है, सोनभद्र है या ललितपुर है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें बहुत जल्दी गलती होने की संभावना है। वो 3 राज्यों की बात कर रहा है, जबकि हमारा सोनभद्र 4 राज्यों को स्पर्श करता है। बिहार को करता है, झारखंड को करता है, छत्तीसगढ़ को करता है और मध्य प्रदेश को करता है। जबकि हमारा सहारनपुर एक ऐसा जिला है जो 3 राज्यों को स्पर्श करता है। उत्तराखंड को करता है, हिमाचल प्रदेश को करता है और हरियाणा को करता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या होगा? सहारनपुर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। गंगा नदी उत्तर प्रदेश के कितने जिलों से होकर बहती है? 25, 26, 27 या 28? तो जो गंगा नदी है वो हमारे उत्तर प्रदेश से 28 जिलों से होकर बहती है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? दोस्तों इस बात पर बहुत ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर पूछ रहा है दक्षिण भारत की गंगा। अगर कहता है दक्षिण गंगा तो ऑप्शन अलग, मतलब आंसर अलग हो जाता है, और कह रहा है दक्षिण भारत की गंगा तो उसका आंसर अलग हो जाएगा, यानी आंसर बदल जाएगा। तो देख लेते हैं क्या ऑप्शन सही होगा। गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या नर्मदा? तो देख लेते हैं। अगर वो कहता कि दक्षिण गंगा कौन है तो हमारी गोदावरी सही होती, लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि दक्षिण भारत की गंगा, तो हमारा क्या सही ऑप्शन होगा? कावेरी। कावेरी नदी दक्षिण भारत की गंगा और दक्षिण गंगा हमारी गोदावरी है, यानी इसे हम क्या कहेंगे, थोड़ा देख लेते हैं। ये जो गोदावरी है, गोदावरी इसे कहते हैं दक्षिण गंगा। दक्षिण गंगा। इसका इसे एक और नाम से जानते हैं, वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा। वृद्ध गंगा या बूढ़ी गंगा के नाम से गोदावरी को जानते हैं। अच्छा, एक ऑप्शन है इसमें नर्मदा, तो हम नर्मदा के बारे में देख लेते हैं। नर्मदा नदी जो है यह अमरकंटक पहाड़ी से निकलती है और विंध्याचल श्रेणी हमारी ये पड़ती है, और सतपुड़ा श्रेणी ये पड़ती है, फिर इसके बाद में आती है अजंता श्रेणी। तो यहाँ पर ये विंध्याचल है, ये हमारी सतपुड़ा है, इसके बीच से होते हुए हमारी कौन सी नदी बहती है? ये इस साइड को बहती है। कौन सी नदी बह रही है? नर्मदा नदी बह रही है, और ये जाकर के अरब सागर में अपना पानी गिरा देती है। दोस्तों याद रखना, 3 नदियां हमारे भारत की ऐसी नदियां हैं जो अरब सागर में पानी गिराती हैं। एक तो हमारी तापी, नर्मदा और एक माही। ये 3 नदी ऐसी हैं जो अपना पानी कहाँ गिराती हैं? अरब सागर में गिराती हैं। बाकी जो नदियाँ हैं ये सभी अपना पानी कहाँ गिराती हैं? ये बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती हैं। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कौन सी नदी अंतःस्थलीय नदी का उदाहरण है? अंतःस्थलीय का मतलब होता है कि भारत से ही निकले और भारत में ही खत्म हो जाए, किसी नदी में ना मिले, बल्कि वह निकले और आगे चल करके कहीं पर जाकर के खत्म हो जाए, बल्कि नदी कहीं समुद्र में ना जा सके, ना किसी नदी में जा सके। तो हम देख लेते हैं। गंगा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, यह तो बंगाल की खाड़ी में अपना पानी गिराती है। गोदावरी ये भी नहीं हो सकता
क्योंकि ये भी अपना पानी कहाँ गिराती है, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नर्मदा मैंने अभी बताया, ये अपना पानी अरब सागर में गिराती है। लूनी नदी एक ऐसी नदी है जो निकलती तो भारत से है, लेकिन ये आगे चल करके कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। कहाँ, कच्छ के रन में विलीन हो जाती है, यानी कि वहाँ पर गायब हो जाती है। अच्छा, लूनी नदी हमारी निकलती कहाँ से है, तो ये अरावली पर्वत श्रेणी से निकलती है और आगे जाकर के कच्छ के रन में विलीन हो जाती है। तो सही ऑप्शन क्या होगा, डी, लूनी नदी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है अयोध्या, मेरठ, अयोध्या, मेरठ, कानपुर या आगरा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है, मेरठ में स्थित है। सही ऑप्शन होगा बी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। नयागढ़ पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है, नयागढ़ पहाड़ियाँ। दोस्तों थोड़ा हम देखते हैं, इसको हम थोड़ा जूम आउट करें, देखिए होता है। हाँ ठीक है, हो गया, अभी हम देख रहे हैं। थोड़ा मैप बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग देखिएगा प्लीज़। देखिए ये भाग हमारा जो है ये तमिलनाडु है, ये हमारा आंध्र प्रदेश है, फिर हमारा ये उड़ीसा आ जाएगा। ठीक है, समझने की कोशिश करिएगा। तो पूछ रहा है नयागढ़ पहाड़ियाँ, नयागढ़ पहाड़ियाँ हमारी कहाँ है, तो हम अगर हम तमिलनाडु की बात करें, ये हमारा तमिलनाडु है, ये हमारा तमिलनाडु है। यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उनका नाम है शेवराय की पहाड़ियाँ। यहाँ पर हमारी कौन सी पहाड़ियाँ हैं, शेवराय की पहाड़ियाँ, शेवराय की पहाड़ियाँ। ये हमारा आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ियाँ पड़ती हैं, नल्ला माला की पहाड़ियाँ, नल्ला। दोस्तों सही से अगर ना लिखे है तो हमारी आवाज़ से समझ जाइएगा, नल्ला माला की पहाड़ियाँ। और ये हमारा उड़ीसा पड़ता है। यहाँ पर कौन सी पहाड़ी पड़ती है, तो यहाँ पर पड़ती है नयागढ़ पहाड़ी। नयागढ़ पहाड़ी हमारी कहाँ है, तो नयागढ़ पहाड़ी उड़ीसा राज्य में है। और केरल में अगर हम देखें तो केरल में कौन सी पहाड़ी है, इलायची की पहाड़ियाँ, इलायची की पहाड़ियाँ हमारी कहाँ है, केरल में है। आशा करते हैं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं, पूछ रहा है उत्तर प्रदेश के कुल कितने जिले हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं, नेपाल से सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 7 जिले आते हैं जो नेपाल से सीमा बनाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, सोनभद्र मैंने पीछे भी बताया कि वो 4 राज्यों से सीमा बनाता है। और यह जो हमारे उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं, ये हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा या नेपाल विदेश से सीमा बनाते हैं। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। आप सभी लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश का जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है यह प्रयागराज है। अच्छा, लखीमपुर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है कौन, लखीमपुर। सोनभद्र में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में। यूपी की बात है तो यूपी में सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, सोनभद्र में पाए जाते हैं। ठीक है, अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। कौन सा पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, पूछ रहा है कौन सा पर्वत है जो वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है। वलित पर्वत क्या होता है दोस्तों, वलित पर्वत वह पर्वत होता है जो निरंतर उत्थान करता रहता है, उसे हम वलित पर्वत कहते हैं। पहला ऑप्शन है हिमालय, एटलस पर्वत, यूराल पर्वत और विंध्याचल पर्वत। तो देख लेते हैं, हमारा वलित पर्वत नहीं है, यानी हिमालय हमारा वलित पर्वत है या आज भी उत्थान कर रहा है, यानी इसकी हाइट जो है आज भी बढ़ती हुई जा रही है, यानी ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। और एटलस पर्वत, या एटलस पर्वत पहले हम ये जान लें ये कहाँ पड़ता है, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है, ये भी हमारा वलित पर्वत है, ये भी आंसर नहीं होगा। अगला है यूराल पर्वत, तो ये भी हमारा वलित पर्वत है, ये भी आंसर नहीं होगा। और यूराल पर्वत के बारे में और एक बात बता दें कि यूराल पर्वत एशिया और यूरोप की सीमा निर्धारित करता है, यूराल पर्वत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा, विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, बल्कि यह अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है।
किसका उदाहरण है दोस्तों? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है पूछ रहा है। पहला चिल्का झील, सांभर झील, वेम्बनाड झील या चोलामू झील। तो देख लेते हैं। जो सांभर झील यह हमारे राजस्थान में स्थित है, राजस्थान में है। और जो चोलामू झील है यह सिक्किम में है, यह सिक्किम में है। और यह भारत की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है, सर्वाधिक ऊंचाई पर। ऊंचाई पर स्थित है। वेम्बनाड झील या केरल में है और भारत की सबसे लंबी झील है वेम्बनाड। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? चिल्का झील। चिल्का झील एक बात और याद रखना, पूछता है कि कौन सी लैगून झील है, तो चिल्का झील हमारी एक लैगून झील भी है, इसे लैगून झील भी कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? पूछ रहा है सिंधु घाटी सभ्यता में नृत्य करती हुई कांसे की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई थी? तो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो हड़प्पा से हमारे गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। गेहूं और जौ के साक्ष्य, गेहूं और जौ के साक्ष्य कहाँ से? हड़प्पा से प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से अगर देखा जाए तो कालीबंगा से धान और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। कालीबंगा से धान और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। और लोथल से, सॉरी दोस्तों थोड़ा मिस्टेक हो गया, माफ़ करिएगा। जो हमारा लोथल है यहाँ से धान और बाजरा के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। धान और बाजरा के कहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए थे? लोथल से प्राप्त हुए थे। और कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। थोड़ा मिस्टेक हो गया था दोस्तों। कालीबंगा से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? कालीबंगा से। और धान और बाजरा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से। मोहनजोदड़ो से हमारे कांस्य करती हुई नर्तकी जो थी वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और बृहद स्नानागार भी हमारा कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। तृतीय बौद्ध संगीत के समय भारत का शासक कौन था? तो हम देख लेते हैं। जो तृतीय बौद्ध संगीत थी इसके समय भारत का शासक कौन था? तो अजातशत्रु। जब प्रथम बौद्ध संगीत होती है तब होते हैं। और प्रथम बौद्ध संगीत कब होती है? तो 483 ईसा पूर्व में होती है। द्वितीय बौद्ध संगीत में कालाशोक थे, यानी कि ये प्रथम में थे, ये द्वितीय में थे। और ये द्वितीय जो बौद्ध संगीत थी इसका टाइम पीरियड क्या था? तो 383 ईसा पूर्व, 383 ईसा पूर्व हुई थी। अशोक हमारे तृतीय बौद्ध संगीत के अध्यक्ष थे, शासक थे उस टाइम पर अशोक। और कब हुई थी ये तृतीय बौद्ध संगीत? तो 250 ईसा पूर्व में हुई थी। और जो चौथी बौद्ध संगीत हुई थी उसमें कनिष्क थे। उस टाइम भारत के शासक कनिष्क थे। और यह जब हुई थी तो यह प्रथम शताब्दी जब चल रही थी उसके लगभग में उसी के टाइम पर हुई थी, प्रथम शताब्दी के आसपास हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पर। कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? पूछ रहा है कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था, लॉर्ड कैनिंग था, लॉर्ड रिपन था, लॉर्ड कर्जन था। देख लेते हैं। इसका सही जो जवाब है लॉर्ड डफरिन है, यानी डफरिन भारत का वायसराय था उस टाइम जब कांग्रेस की स्थापना की गई थी। अच्छा, कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो यह 25 दिसंबर 1885 को की गई थी। और देख लेते हैं लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय था। लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल और प्रथम वायसराय था भारत का। और लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना की शुरुआत की गई थी। कब? 1881 से।
और लॉर्ड कर्जन के समय बंगाल विभाजन हुआ था। कब? 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। और इसी के ठीक है दोस्तों, बंगाल विभाजन हुआ था लॉर्ड कर्जन के टाइम पर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था? पूछ रहा है तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन कब किया गया था। तो यह 1877 में प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। 1903 में द्वितीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। और 1911 में तृतीय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है। तो सही जवाब हमारा क्या है? 1911। 1905 में अभी बताया कि बंगाल विभाजन होता है। 1911 में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है और भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी जाती है। और अगर ये पूछे कि ये कब कि कब होती है, दिल्ली राजधानी भारत की कब बनती है, तो आपका जवाब सही होगा 1912। घोषणा कर दी जाती है 1911 में, लेकिन बनती कब है? 1912 में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? 1 नवंबर 1913 को गदर पार्टी की स्थापना कहाँ की गई थी? लंदन में, दिल्ली, कोलकाता, सैन फ्रांसिस्को। तो कहाँ की गई थी? सैन फ्रांसिस्को में की गई थी और लाला हरदयाल जी ने इस पार्टी की स्थापना की थी। अगले प्रश्न पर चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी? दोस्तों बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है ये कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो देख लेते हैं पहले मद्रास अधिवेशन। तो मद्रास अधिवेशन के समय 1927 में इसके अध्यक्ष जो थे M.A. अंसारी थे। M.A. अंसारी थे और यहाँ पर पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी। पूर्ण स्वाधीनता की मांग की गई थी मद्रास अधिवेशन 1927 में। त्रिपुरी अधिवेशन, ये अभी पीटी में भी पूछा गया था कि त्रिपुरी अधिवेशन के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था। अभी बता रहे हैं आपको कि जो त्रिपुरी अधिवेशन 1939 था, यहाँ पर विवाद हो गया था। तो यहाँ पर विवाद ये हुआ था कि एक तरफ से सुभाष चंद्र बोस जी चुनाव में खड़े हुए कांग्रेस के अधिवेशन के, और दूसरी तरफ से पट्टाभी सीतारमैया खड़े हुए। दोनों लोगों में विवाद हो जाता है। फाइनली जीत जाते हैं सुभाष चंद्र बोस जी जीत जाते हैं। इससे क्या होता है, महात्मा गांधी जी नाराज हो जाते हैं, क्योंकि महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पट्टाभी सीतारमैया जीतें और वो इसके अध्यक्ष बने। और सुभाष चंद्र बोस जी महात्मा गांधी जी का बहुत सम्मान करते थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, जब वो देखे कि नाराज हो गए हैं महात्मा गांधी जी, तो उन्होंने इस अपने पद से इस्तीफा दे दिया और वहाँ से चले गए। जब वो अपने पद से इस्तीफा दे देते हैं तो कांग्रेस के अध्यक्ष का पद खाली हो जाता है। फिर उसके बाद में जब अध्यक्ष बनाए जाते हैं तो वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को अध्यक्ष बनाया जाता है। तो यहाँ पर हम पहले देख लेते हैं। पहले जो अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस जी होते हैं, जब वो इस्तीफा देते हैं तो उसके बाद में अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो जाते हैं। अगला ऑप्शन है लाहौर अधिवेशन 1929। हमारा सही जवाब भी है लाहौर अधिवेशन 1929। इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी और इसका आयोजन कहाँ हुआ था? लाहौर में ही हुआ था। ठीक है, यहीं पर पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अगला ऑप्शन है बेलगांव 1924। तो बेलगांव 1924 में जो अध्यक्ष थे वो महात्मा गांधी जी थे। और एक बात याद रखिएगा कि महात्मा गांधी केवल एक बार ही कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं, वो भी बेलगांव 1924 में बनते हैं। तो आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा और समझ आएगा अच्छे से। यदि कोई कमी रही हो या फिर कुछ समझ में ना आया हो तो प्लीज़ उसे कमेंट कर दीजिएगा और मैं आपको अगली क्लास में उसे ज़रूर बताऊँगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।